तक भी नहीं पहुंच पा रही होगी। आशु भाई आवाज आ रही है? मैं थोड़ा सा सही आ रही है। मैं सभी चालक भाइयों से पूछना चाहूंगा, क्या साहिल भाई की जो हमारे साथ है, इनकी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? साहिल भाई थोड़ा सा बोल के बताएं कि मेरी आवाज सभी भाइयों को आ रही है? हाँ, दोनों को हमारी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, वो आपको कह मेरी रहे हैं आवाज आ कम रही है। सुनाई दे? चलिए ठीक है, हम करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो साहिल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सहकारी टैक्सी ऐप के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सहकारी टैक्सी ऐप क्या है और इस ऐप से कौन कौन जुड़ सकता है? तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आशु भाई, आपने ड्राइवर भाइयों की आवाज को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया हुआ है ना, तो एक बहुत बड़ा सलाम करने लायक है आपका। वही मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आप सच को आगे रखते हो। आज आपने सहकारिता मॉडल पे भी लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए है, वो भी बहुत बढ़िया है, आपका इनिशिएटिव है। तो मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं चंडीगढ़ के आईसीटी राइडर वेलफेयर सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट हूँ। और हमारी जो टीम है पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा में बाइक टैक्सी ड्राइवर और अभी कैब ड्राइवरों के ऊपर काम कर रही है, उनके शोषण को लेके काम कर रही है, उनके अधिकारों को लेके, उनकी जागरूकता को लेके, और जो गिग वर्कर मूवमेंट है उसको लेके काम कर रही है। इसके अलावा अभी जो सहकारिता मॉडल आया है उसमें भी हमारी भागीदारी है। तो ये जो सहकारिता मॉडल है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये सहकारिता मॉडल का मेन थीम क्या है। एक कोऑपरेटिव मॉडल को सरकार लाने जा रही है, जैसे अमित शाह जी ने हाल ही के समय में एक ऐलान किया था कि जो कैब ड्राइवर हैं, बाइक टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, उनका कुछ कंपनियां शोषण कर रही हैं दिन ब दिन, उनके रेट को लेके घटा बढ़ा देती हैं, रेट सही नहीं मिल रहा उनको, उनका हमारे देश का पैसा बाहर बाहर कमीशन के तौर पे बाहर जा रहा है। वो चीजों को खत्म करने के लिए सरकार ने एक कोऑपरेटिव मॉडल बनाया है, जिसमें हम सभी ड्राइवर मिलके पार्टनरशिप में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करवा रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका नाम सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड रखा गया है। वो 6 जून को रजिस्टर हो चुकी है। उसमें उन्होंने पूरे देश के जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनको जोड़ने का एक बीड़ा उठाया है। और कंपनियों की जो मोनोपोली है, कंपनियों का जो दादागिरी है, और लोगों लड़कों को ड्राइवरों को जो सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, उन सभी का जो समाधान है वो इस सहकारी टैक्सी में किया जा रहा है। अब बात बताऊंगा इसमें जुड़ कौन सकता है। इसमें जो भी ड्राइवर भाई है वो जुड़ सकता है, जो ड्राइवर का काम करता है, चाहे वो बाइक टैक्सी में काम करता हो, चाहे वो ऑटो का काम करता हो, चाहे वो ई रिक्शा चलाता हो, चाहे वो कैब चलाता हो, या बड़ी गाड़ी आर्टिका वगैरह जो भी टूरिस्ट में काम आती है, चाहे वो गाड़ी वाड़ी चलाता हो। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम करता हो वो भाई इसमें जुड़ के अपना काम कर सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या इसमें जुड़ने के लिए चालकों से कोई रजिस्ट्रेशन फीस या कोई पैसा कुछ ऐसा लगने वाला है या नहीं? हाँ, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो अभी के लिए इन्होंने सभी स्टेटों से जो डॉक्यूमेंट मांगे थे, उनमें से 4 स्टेट पे इन्होंने पहले लॉन्चिंग करनी है। वो स्टेट यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 4 स्टेटों के जो मिनिमम 50 ड्राइवरों को लेके इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराया है। कोई चार्जेस किसी के साथ इसके साथ जुड़ने का नहीं दिया गया है, और आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ 50 या 100 रुपया मेंबरशिप के तौर पे रखा जा सकता है। और एक कंडीशन ये भी होगी इस सहकारिता में, क्योंकि ये सहकार टैक्सी जो है वो हमारा खुद का मॉडल है, इसलिए हम इसमें जो भी पैसा लगेगा वो ड्राइवरों का खुद का लगेगा, और वो इसके एक तरह से पार्टनर होंगे। ऑलरेडी आपको पता होगा कभी कंपनी हमें पार्टनर बोलती है, पर हमारे पास पार्टनरशिप का कोई राइट नहीं है। और इसमें हम पार्टनर भी होंगे, हमारा पार्टनरशिप का राइट भी होगा। इसके लिए हमको एक शेयर आवंटित किए जाएंगे, इसमें हर ड्राइवर को मिनिमम 5 शेयर लेने ही पड़ेंगे।
वो 5 शेयर लेने से वो सहकारिता में अपना बराबर का भागीदारी होगा। सहकारिता में जितना भी काम होगा, जो भी फैसले होंगे, उसमें जो भी वोटिंग होगी, उस वोटिंग में अपना अधिकार देने का वो अपना अधिकार रखेगा। और हर बंदे की वो वोटिंग के बाद ही सहकारिता में कोई फैसला लिया जाए। अच्छा ठीक है, ये 5 शेयर की जो बात करिए, कम से कम 5 शेयर लेने ही पड़ेंगे और वो उसमें एक भागीदारी निभाएगा और उसका मालिक भी बनेगा, क्योंकि शेयर अगर उसके पास है, शेयर होल्डर है, तो वो मालिक बन जाता है। तो ये 5 जो शेयर खरीदने पड़ेंगे, ये लगभग कितने अमाउंट के होंगे, इसके बारे में जहाँ थोड़ा सा। तक जहाँ तक अभी तक इसका रेट निर्धारित किया गया है, वो एक शेयर का 100 रुपया है। यानी कि 5 शेयर का 500 रुपये। अभी भी हम कभी किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं ना, तो वो हमसे ज्वाइनिंग फीस के तौर पे 500, 1000, 2000 रुपया लेती है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। आप किसी सहकारिता में अगर ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप 5 शेयर लेके आप उस शेयरों के हिसाब से मालिक बन जाओगे। अब कंपनी जितना ग्रो करेगी, मान लो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी, जो सहकारी टैक्सी सोसाइटी है, ये जितना ग्रो करती जाएगी, जितना उसको बेनिफिट होता जाएगा, आपको बेनिफिट आपके शेयर के माध्यम से मिलता जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे अभी जो कंपनियां चल रही हैं, बाहर की कंपनियां हैं, कुछ अपनी इंडिया की भी कंपनियां हैं, जैसे ओला, उबर, रैपिडो हैं, तो ये अपना कुछ प्लेटफार्म चार्ज लेती हैं पर डे के हिसाब से या फिर मंथली के हिसाब से, कुछ सब्सक्रिप्शन फीस भी लेती हैं। तो क्या ऐसा सहकारी टैक्सी ऐप में ऐसा कुछ प्रावधान रखा जाएगा कि वो प्लेटफार्म फीस देनी पड़े, या फिर सालाना या फिर मंथली, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा है, देखिए, सहकार टैक्सी में जो ये अमित शाह जी की एक सोच है उनको साकार करने की, तो इसमें कुछ जो ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जैसे नाबार्ड है, अमूल इसको है, ऐसी 7 सोसाइटियां हैं जो वो हम्म। इसमें फंड लगा के इसको इसको रन अप करने के लिए आगे आई है, जिसमें 300 करोड़ रुपए का एक फंड पहले से जनरेट किया गया है। और पहले 6 महीने तक जो प्लान है, इनका बिना किसी प्लेटफॉर्म फीस और बिना किसी चार्ज के ड्राइवरों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने का है। अच्छा, एक सवाल है, ये सवाल सबके मन में आता होगा, जैसे कि आज की डेट में आपने देखा होगा, पैसेंजर की और राइडर की, कहें कैब चालक की या फिर ऑटो चालक की, आपस में लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई है। पैसेंजर पैसे देने को राजी नहीं होता है, कभी कुछ बहाना लगाता है, कभी कुछ बहाना लगाता है। आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ होती हैं पैसेंजर की और ड्राइवर की। तो अगर ऐसी सिचुएशन इस सहकारी टैक्सी ऐप में आती है, तो उसको कौन सुलझाएगा? क्या ऐसा कुछ सिस्टम इसमें रखा गया है? इसमें देखिए, जो ये काम ऐप के थ्रू होगा, जैसे ओला उबर में ऐप से काम करते हैं, तो सहकारी टैक्सी में भी एक ऐप बनाई जाएगी। उसके लिए ऑलरेडी 2 करोड़ का एक टेंडर लॉन्च किया गया है। तो जिस कंपनी को भी ये टेंडर मिला है, उन्होंने दिसंबर तक का समय मांगा है। दिसंबर तक से पहले पहले वो ऐप लॉन्च कर देंगे। उस ऐप में क्या क्या सुझाव होने हैं, क्या क्या उसमें सुधार होने चाहिए, इसके लिए बेंगलोर की एक टीम को हायर किया गया है, जो कि सभी स्टेटों की यूनियन है, जो हम्म। उनसे सुझाव मांगेगी। अब जो आपने ये सुझाव दिया है, ये सुझाव ऑलरेडी हमारी तरफ से सरकार को जा चुका है। वो ऐप डेवलपर में उसमें एक ऑप्शन डाला जाएगा, जिसको SOS भी बोला जाता है। और उसमें स्थानीय जो भी पुलिसकर्मी होंगे वहां के, जहाँ से ड्राइवर की झगड़ा हो रखा है, तो वो लोकल पुलिसकर्मी उसको सुधार करेंगे। उसके लिए जो भी FIR होगी या फिर जो भी उसके लिए सजा होगी, उसके ऊपर काम करेंगे। और सहकार टैक्सी, उसके ऊपर अगर ड्राइवर की गलती होगी, तो हमारा एक बोर्ड बनेगा। बोर्ड में अगर ड्राइवर की गलती पाई जाएगी, तो ड्राइवर की आईडी डीएक्टिवेट करी जाएगी। अगर कस्टमर की गलती पाई जाएगी, तो कस्टमर की आईडी भी डीएक्टिवेट करी जाएगी। मतलब ड्राइवर की और जो पैसेंजर है उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ड्राइवरों के मन में ये आ रही है कि अभी जो ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियां हैं, कमीशन बहुत ज़्यादा लेती हैं और ड्राइवरों को पैसा बहुत कम देती हैं। कैब चालकों की बात करें या फिर हम ऑटो की या फिर बाइक की बात कर लें, लगभग 7-8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से ये कंपनियां देती हैं और एक मोटा कमीशन कमा के ये अपने देश विदेशों में ले जाती हैं, या फिर देसी कंपनियां हैं वो अपने घर पे रख लेती हैं। ड्राइवर को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है।
क्या सहकारी टैक्सी ऐप आने के बाद इन कमीशन खोर कंपनियों से चालकों को छुटकारा मिल जाएगा? क्या उनके रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या फिर जो सरकारें किराया तय करती हैं, क्या वही किराया इस सहकारी टैक्सी ऐप में मिल सकता है? हाँ, देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कंपटीशन मॉडल पे ये कंपनियां काम कर रही हैं और रेट दिन ब दिन कम कर रही हैं। तो इस कस्टमर को सस्ते में राइड प्रोवाइड करने के चक्कर में ड्राइवर का भी शोषण किया जा रहा है। तो वैसे तो कभी सभी यूनियनों ने ये मांगे करी थी, अगर आप कस्टमर को बेनिफिट देना चाहते हैं तो वो अपनी जेब में से दे, हमारे ड्राइवरों के जेब में से नहीं, क्योंकि अगर कंपनियों को सस्ते राइड दे रहे हैं तो वो पैसा ड्राइवर के जेब में से निकल रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। पर सरकारी सरकारी टैक्सी में जो लोकल एसटीए लोकल आरटीओ है उनके साथ भी इसके बारे में विचार किया जाएगा। जो लोकल में ऑलरेडी डिमांड है, जो यूनियनों ने ऑलरेडी डिमांड रखी गई है, जैसे गोवा में 25 रुपए रेट है, दिल्ली में 20 रुपए रेट है, 22 रुपए रेट है। तो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें ज्यादा सवारियां आती हैं, उसका ज्यादा रेट है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें कम सवारियां आती है, उसका कम रेट है। काली पीली का अलग रेट है, ऑटो का अलग रेट है, बाइक वालों का अभी अलग रेट है। तो ये रेट जो लोकल एसटी है वो निर्धारित करता है। जो रेट लोकल एसटी निर्धारित करेगा उसी रेट से सरकारी टैक्सी में ड्राइवरों को पैसा दिलवाने की हमारी यूनियनों की कोशिश है। बाकी रही बात कंपटीशन मॉडल की, तो देखिए किसी चीज को रन करने के लिए कंपटीशन मॉडल बहुत बड़ा रोल निभाता है। हो सकता है कंपनियों के कंपटीशन की वजह से कुछ रेट को लेके एक सिस्टम भी बनाया जाए, या फिर ड्राइवरों को इंसेंटिव प्लान में भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कंपनियां 12 रुपए किलोमीटर पे एक गाड़ी को काम करवा रही हैं, अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सहकारिता को 12 रुपए पे काम भी करने के लिए बोला जा सकता है, पर ड्राइवर को नुकसान ना हो, उसकी नुकसान की भरपाई के लिए हमने सरकार से अपील की है कि आप ड्राइवर को इंसेंटिव तौर पे उनको वो जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करें, और एक मिनिमम मंथली वीकली जो वेज होती है एक ड्राइवर की जो आमदन होनी चाहिए, उसका ड्राइवर की गाड़ी का कॉस्ट हो गया, उसके ट्रैवल के तेल का कॉस्ट हो गया, उसको देखते हुए एक वेज मिनिमम जो है वो ड्राइवर को इस सहकारिता में मिलनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करूँगा, कुछ चीज़ें मुझे जानने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं। इस सहकारी टैक्सी ऐप में जो ड्राइवर जुड़ेगा, अगर बाई चांस उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उसकी गाड़ी की कुछ मेंटेनेंस में खर्चा आने वाला है, टायर खराब हो गया, इंश्योरेंस कराना है, फिटनेस करानी है, या फिर उसके घर में कोई अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो ऐसे में क्या संस्था के माध्यम से उसको हेल्प की जाएगी? हाँ, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये सहकारिता मॉडल है इसमें नाबार्ड बैंकिंग सिस्टम है एक, वो बैंकों जी, की एक सोसाइटी है, उनको भी जोड़ा गया है। तो जी। क्रेडिट के ऊपर भी हमारी इसके ऊपर चर्चा चल रही है। क्रेडिट में हम उनको क्या क्या क्रेडिट में बेनिफिट दे सकते हैं, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं। जैसे मैं किसी ने गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के लिए उसको लोन चाहिए, तो हमारी सहकारी समिति का अगर वो सदस्य है, वो गाड़ी लेना चाहता है, तो वो अपनी गाड़ी लेने के लिए आसान किस्तों पे लोन ले सकता है, उससे बहुत कम ब्याज पड़ेगी। इसमें अभी अमित शाह जी ने बोला टैक्को है जो किसानों को खेती के लिए बीज लेने और बाकी उसके इक्विपमेंट लेने के लिए लोन देती है, वो भी अभी इसमें जुड़ने वाली है सहकारिता में। तो ड्राइवरों को अपनी निजी जरूरतों के लिए, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए अगर कुछ पैसों की जरूरत है, आपके मोबाइल के लिए, मोबाइल टूट गया उसको सही कराने के लिए जरूरत है, आपकी गाड़ी को मेंटेनेंस कराने के लिए कोई जरूरत है, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ गया उसके लिए कोई जरूरत है, उसके लिए इसमें एक क्रेडिट सिस्टम के लिए जो दायर किया जाएगा, जो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको दिया जा सकता है। और साथ के साथ इसमें पेट्रोल पंप गया और मैकेनिकल सिस्टम हर स्टेट में कोशिश की जाएगी सरकार का खुद का एक मैकेनिकल सिस्टम हो। मतलब भी अगर किसी पर्सन हमारे भाई का गाड़ी खराब होती रहती है तो वो वहां पे अपनी गाड़ी ठीक कराता रहे, और 1 महीना तक जैसे आप काम कर रहे हो, 1 महीने बाद आपका पूरा एक हिसाब बना के आपकी पे आउट में से उसको काट के आपके पेमेंट दे दी जाए। तो ऐसा एक बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे एक
हम कंपनी में काम करते हैं तो हमें फैसिलिटी देती है, अभी आप यहाँ से राशन ले लो, हम महीने बाद आपको आपका बिल पे कर देंगे। तो ऐसा कुछ सुझाव हमारे द्वारा दिया गया है, तो इसके ऊपर चर्चा होगी। जो बोर्ड के मेंबर हैं, इसमें देखिए ऑलरेडी इसमें अमूल है, काफी सोसाइटियां हैं, उनको इसके बारे में एक्सपीरियंस है, अभी हम अपने वर्कर को कहाँ कहाँ बेनिफिट देता है। इसलिए उन संस्थाओं को साथ में लिया गया और वो संस्थाएं इसमें फंड भी कर रही हैं, ताकि जो हम शुरुआत में दिक्कतें आने वाली हैं फंड की या कुछ चीजों की, उनको वो हेल्प करेंगी। और इसमें ज्यादातर यही होगा, ड्राइवरों के लिए कहाँ कहाँ बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा, और सबसे ड्राइवरों से राय भी ली जाएगी, क्योंकि ये एक मालिकाना हक देता है आपको। तो सभी ड्राइवरों को अपनी बात रखने का और अपनी डिमांड रखने का पूरा हक होगा इसमें। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, ये भी मैंने सुना है और न्यूज़ में मैंने पढ़ा भी है कि इस सहकारी टैक्सी ऐप में जो चालक जुड़ेगा उसको सामाजिक सुरक्षा बोर्ड से भी जोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या कुछ अन्य प्रकार की कोई घटना घट जाती है, तो उसमें उस चालक को सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की तरफ से काफ़ी सहायता दी जाएगी। तो क्या इसमें ऐसा कुछ है? हाँ, तो मैं आपको सभी ड्राइवर भाइयों को बताना भी चाहूंगा, जैसे आपको ऑलरेडी पता भी होगा, पिछले साल भी हमारी बात हुई थी। तो गिग वर्कर एक बोर्ड है जो सरकार के द्वारा बनाया जा चुका है ऑलरेडी। हमारी 7 अक्टूबर 2024 को मनसुख मांडविया जी, जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं पूरे ऑल इंडिया के, उनके साथ एक बैठक हुई थी। उसमें हमारी सभी यूनियनों से उन्होंने विचार विमर्श लिए थे, हमारे सुझाव लिए थे। और 1 फरवरी को गिग वर्करों के लिए, क्योंकि हम जो भी ये काम करते हैं कंपनियों में, एक पार्ट टाइमर है, फ्रीलांसर काम है, इनको हम गिग वर्कर के नाम से संबोधित करते हैं, जो नेशनल लेवल पे लैंग्वेज है। तो गिग वर्करों के लिए सोशल सिक्योरिटी का जो काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जिसमें सभी भाइयों को 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड से सहायता दी जाएगी। और उसके बाद 2 लाख तक की अगर किसी की एक्सीडेंटली में डेथ हो जाती है तो उसकी 2 लाख तक की जो सहायता उसके परिवार को दी जाएगी। और इसमें ड्राइवर के साथ साथ उसके परिवार का भी बीमारी में बेनिफिट देखा जाएगा। और अगर कोई लेडीज है, उसकी मैटरनिटी लीव है, जैसे प्रेगनेंसी में, उनको उसमें सहायता दी जाएगी। और एक डिमांड हमने और रखी है, जैसे कुछ ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए उनका ट्रीटमेंट में सरकार खर्चा दे देती है जो 5 लाख में हो जाएगा, पर उसको रिकवर होने में 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने भी लग जाते हैं, वो काम नहीं कर पाता है। तो उनके घर के जो सर्वाइव करना है उसके लिए जो डेली मिनिमम वेज पे का जो है वो सहकारिता मॉडल को हमने मांग रखी है। भाई हमें उसके ऊपर भी जो इंश्योरेंस है, हमारे डेली रेस्ट का पैसा भी उस ड्राइवर को मिले। मान लीजिए जो सहकारिता मॉडल में काम करते करते एक्सीडेंट हो चुका है, वो 4 महीने 5 महीने उसको ठीक होने में लगेंगे, तो ठीक होने के लिए उसके परिवार को चलाने के लिए जो, क्योंकि देखो ड्राइवर ही अपने घर की जो रीढ़ की हड्डी है, अगर ड्राइवर काम नहीं करेगा तो उसके घर का राशन नहीं चलेगा। तो उसको उन समय में सहायता कैसे की जाए, तो सहकारिता मॉडल में उसके ऊपर भी बात की जा रही है और उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। अभी हम उसको मिनिमम अलाउंस है जो एक लेबर का, जैसे ऑलरेडी कई कंपनियों में होता है, किसी कंपनी में अगर कोई ड्राइवर, उसका जो वर्कर है वो जख्मी हो जाता है, उसको इलाज भी कराया जाता है, और इलाज कराने के बाद अगर उसको ठीक होने में समय लगेगा तो उसको उतने दिन की सैलरी भी दी जाती है। तो ऐसी कुछ डिमांड हमने मिनिमम वेज पे की हुई है, जो ऑलरेडी जोमेटो, स्विगी की तरफ से अपने ड्राइवरों को दी जाती है। और सरकारी टैक्सी में भी ये डिमांड रखी है। ये डिमांड पूरी होने में इसमें क्या कमियां आनी है, वो क्या आनी है, वो अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। पर मेरी हमारी कोशिश है कि गिग वर्कर को ये वाला बेनिफिट तो जरूर मिले। और बाकी रही बात आप बोल रहे थे, तो उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कुछ ड्राइवरों के बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए उनको सहायता दी जाएगी। कुछ किसके बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, साल में 24,000 रुपया। और भी उसके बाद कोई ड्राइवर काम करते करते 60 साल से ऊपर हो जाता है, वो काम छोड़ देता है, तो उनको पेंशन का भी एक इसमें मॉडल रखा जाएगा। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी का पहले से मॉडल बन चुका था, उसी मॉडल को सारा सेम टू सेम इसमें ऐड किया जाएगा। पर उसके लिए मैं अभी ड्राइवरों को कुछ बोलना भी चाहूंगा, कुछ ड्राइवरों को जानकारी भी नहीं है।
भाई सबसे पहले आपको ई श्रम में इसके लिए अपने आप को पोर्टल करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ई श्रम बिल्कुल। में अपने आप को रजिस्टर करते हो तो सरकार के पास आपका डाटा जाता है, सरकार को समझ आती है कि आप इस लाइन में काम कर रहे हो, सरकार आपके पास आएगी, खुद आएगी आपके पास चल के, यूनियनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका डाटा अगर सरकार के पास होगा तो सरकार आपके हितों के लिए काम करेगी। पर ऑलरेडी क्या हो रहा है मैंने देखा है, हम 1 साल से पीछे पड़े हुए हैं, पर फिर भी अभी तक पूरे इंडिया में 1,04,311 लोगों ने ही ई श्रम में रजिस्टर कराया है, जो लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं। तो हम्म। ये हमारे लिए एक अवेयरनेस है कि हमारे जो ड्राइवर हैं वो ये नहीं समझ पा रहे, अगर हमने बेनिफिट लेना है तो हमें जो सरकार का सर्वे है उसमें अपना पूरा योगदान देना है। अगर हम सरकार को अपनी जानकारी नहीं देंगे तो सरकार हमारे लिए नीतियां नहीं बना पाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सरकार को जो जानकारी देनी है वो ई श्रम पोर्टल में आप प्लेटफॉर्म रजिस्टर के ऑप्शन में, अगर ऑलरेडी आपने ई श्रम बना रखा है, पुराना बना रखा है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में नहीं बनाया है तो वो अपडेट करने की उसको जरूरत है। उसमें आप प्लेटफॉर्म मॉडल पे जाएं, ई श्रम पोर्टल पे प्लेटफॉर्म मॉडल में आपको सभी कंपनियों का नाम आएगा, अभी आप किस कंपनियों में काम कर रहे हो आप उस कंपनी को सिलेक्ट करें। अगर आप किसी कंपनियों में काम करना चाहते हैं वो आपको कंपनियों की तरफ से भी बेनिफिट दिलाएंगे, अगर आप सहकारिता मॉडल में काम करना चाहते हैं तो सहकारिता मॉडल में भी आपको बेनिफिट दिलाए जाएंगे। ये है गिग वर्कर जो कानून सरकार बना रही है उसके ऊपर। तो ये जो सारा मॉडल है वो सहकारिता में भी एज इट दिया जाएगा जैसे कंपनियों को देना है। अच्छा अच्छा। तो एक चालक, एक कमेंट आया है हमारे पास, ये कह रहे हैं क्या इसमें ई रिक्शा भी जुड़ेगा? ई रिक्शा जो रजिस्टर होंगे, जैसे जिनके नंबर प्लेट लगी होती है, जिनका कमर्शियल में रजिस्टर होते हैं, तो ई रिक्शा भी उनमें जुड़ सकते हैं। और बाइक का भी इसमें ईवी बाइक का भी जुड़ने का जो है वो भी प्रावधान। अच्छा, जैसे कि अभी आपने देखा कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और भी कई राज्य हैं जहां पर बाइक टैक्सी बैन की जा रही है। कर्नाटका में तो ऑलरेडी 16 तारीख को कर दी गई है। महाराष्ट्र में भी बहुत जल्दी बाइक टैक्सी को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और चिट्ठियां लिखी जा रही हैं सरकार को। तो क्या ये सरकारी सहकारी जो टैक्सी ऐप आएगा उससे इन बाइक टैक्सी चालकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी जो विरोध हो रहा है वो बाइक टैक्सी को लेके नहीं हो रहा है। बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर प्लेट पे चल रही है उसका विरोध हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर कहीं पे कोई नीति बनी हुई है, जैसे हमने चंडीगढ़ में नीति बनवाई, चंडीगढ़ हम्म में हमने व्हाइट प्लेट बाइकों को कमर्शियल बाइक चलाने के लिए संघर्ष किया, वहां पे हम्म पॉलिसी बन गई। पॉलिसी बनने के बाद हम कईयों को येलो प्लेट कन्वर्ट करा के उनको प्रॉपर काम कराने के लिए बोल रहे हैं, परंतु अभी कुछ कंपनियां ऐसी हैं वो व्हाइट प्लेट को भी ऐड करती जा रही हैं। ठीक है, पर ये नुकसान कंपनियों ने ही किया हुआ है। पर अभी हाल फिलहाल में लोगों को इतना रोजगार मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला बन गया है। सरकार ने इसके लिए कोई अच्छा ग्राउंड नहीं बनाया। अगर अच्छा ग्राउंड बनाती, एसटी डिपार्टमेंट एक अच्छा कैंपेन चलाती, सभी कंपनियों के व्हाइट प्लेट ड्राइवर को बुलाती, उनका कोई ग्रुप परमिट लॉन्च करती, उनके गाड़ियों के आगे कोई स्टिकर लगा के रखती भी आपको ग्रुप परमिट मिला हुआ है, ताकि आपको ये चीज मिलेगी, या फिर उनको कमर्शियल करने में सहायता करती। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइक टैक्सी को कमर्शियल करने के लिए अभी भी पूरे इंडिया में कोई भी बढ़िया कानून बना ही नहीं है। ये सब कुछ जो कमियां हैं हमारी सरकारों की हैं, वो इन्होंने अभी बाइक टैक्सी के ऊपर लीगल करने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जिनकी वजह से व्हाइट प्लेट भी ऐड होकर चल रही है। देखिए रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। कोई भाई अब काम करने के लिए आता है, उसकी बाइक कमर्शियल है ही नहीं पर उसने काम करना है, तो कंपनियां उनको हमारे हाथ में ले रही हैं, आ जाओ आपको हम काम देंगे, क्योंकि उनको वर्करों की जरूरत है। हम्म। तो इसी वजह से ये इलीगल काम को भी ज्यादा प्रेफरेंस मिली। इसी वजह से कर्नाटक में भी विरोध हुआ, बंगाल में भी विरोध हुआ, दिल्ली में भी हुआ, मुंबई में भी हुआ। पर विरोध जो है वो व्हाइट नंबर पे कमर्शियल काम करने का है। हाँ, महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी की पॉलिसी बन चुकी है, दिल्ली में भी बाइक टैक्सी की पॉलिसी बन चुकी है,
चंडीगढ़ में भी बाइक टैक्सी की पॉलिसी बन चुकी है। बाइक टैक्सी को आप बंद नहीं करा सकते। बाइक टैक्सी में क्या क्या कंडीशनें हैं, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपका लाइसेंस कैसा होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए, आपकी बाइक की येलो प्लेट होनी चाहिए या ईवी में होनी चाहिए, जो जो लोकल सरकारों की जो कंडीशनें हैं वो कंडीशन को पूरा कराना ही मेन मकसद होता है। जो कंडीशन पूरी नहीं करा रहा उनका चलान हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में 99% लोग इलीगल चल रहे हैं, तो 99% लोगों के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरी तो ये एक डिमांड है सरकार के साथ भी और कंपनियों के भी साथ भी, चाहे वो सहकारिता कंपनी होगी, चाहे वो जोमेटो है, रैपिडो है, स्विगी है। अगर कोई बाइक ड्राइवर आपके साथ जुड़ा है, आपको उसको लीगल कराने के लिए सरकार के साथ बात करनी चाहिए और एक अच्छे कैंपेन के तहत उन सभी को लीगल करा के अपने प्लेटफॉर्म पे काम कराना चाहिए, क्योंकि ये भारत है, भारत में संविधान चलता है। संविधान के तरीके से काम कराएं, किसी भी ड्राइवर का शोषण हो, उसका 10 से 20 का चालान कट जाए, वो गरीब पर्सन अपना चालान नहीं पे कर सकता। तो बिल्कुल कंपनियों बिल्कुल। की ये जिम्मेवारी कंपनियों की भी बनती है। और मैंने ऑलरेडी अमित शाह जी को एक लेटर लिखा है सहकारिता में इन बाइक टैक्सियों को कैसे आपने जोड़ना है, इसके लिए हमसे सुझाव मांगे गए थे। तो हमारे कर्नल हिमांशु जी हैं जो सहकारिता से एनसीडीसी की तरफ से हमें लीड कर रहे हैं, तो उनको हमने बाइक टैक्सी को कैसे सुझाव भी लगे हैं, मैं आपको बताना भी चाहूंगा। भी हमने उनको सुझाव दिए हैं। भी देखिए, अगर आप बाइक टैक्सी में अगर कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ बाइक येलो प्लेट में भी हैं, कुछ ईवी में भी हैं, तो आप उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको काम दें। सबसे पहले पैसेंजर में जो भी काम करना चाहे उसको कमर्शियल और या ईवी में जो बाइकें कन्वर्ट हो चुकी हैं उनको प्राथमिकता दें, उनको सबसे पहले जोड़ें। और बिल्कुल बिल्कुल। जो बाइकें, जो ड्राइवर आपके साथ उनके पास वाइट प्लेट बाइकें हैं, अब उनको काम की तो जरूरत है, अब वो काम आपके साथ करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए उनको हम ज्यादा से ज्यादा एक ग्रुप परमिट के तौर पे, एक ग्रुप परमिट जो लोकल टैक्सी से लेके दें, वो ग्रुप परमिट के तौर पे वो एक पार्सल का काम। क्या होता है ना, अकेला ड्राइविंग सवारी छोड़ने का भी काम नहीं है, पार्सल का भी आजकल बहुत बढ़िया काम चल चुका है। मतलब बिल्कुल आपकी कोई बिल्कुल। गाड़ी छूट गई, आपके घर में कुछ कपड़ा छूट गया, आपने कहीं भेजना है, तो आप देने नहीं जाओगे, तो आप पार्सल कर दोगे, कोरियर कर दोगे, मतलब लोकल में, है ना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बाइक पे पार्सल का बहुत बढ़िया काम चल रहा है, जैसे पोर्टल मॉडल है। तो हमने बोला सरकार प्राइवेट बाइकों को आप एक ग्रुप परमिट देके उनको पार्सल के तौर पे काम करो। जब उनको आपके साथ अच्छा अटैचमेंट हो गया, उनमें से कुछ बाइकें धीरे धीरे करके आप उनको सहयोग करके कमर्शियल मॉडल में कन्वर्ट करने में सहायता करें। ये जो इससे क्या होगा, इससे हर हर वर्ग जो है वो आपके साथ जुड़ेगा। अगर उसकी कुछ कमी है वो हम मिलकर खत्म कर देंगे। तो एक जो द्वंद चल रहा है ना, कैब का, ऑटो का, बाइकों का, वो द्वंद भी धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम बना दिया गया है वो इतना बड़ा कीचड़ बन चुका है, इसको हम एकदम से उठाने जाएंगे तो हम खुद गिर जाएंगे। तो बिल्कुल यही बिल्कुल। समस्या है, इसको धीरे धीरे करेंगे और सभी सभी समाज के लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा और हर बंदे को रोजगार भी मिलेगा। तो ये रोजगार सबको मिलना उसका अधिकार है, हम किसी से उसका रोजगार छीन नहीं सकते। पर उसके लिए उनको क्या क्या कंडीशनें चलनी है, उसके लिए हम उसकी सहायता कर सकते हैं। हम ऑलरेडी चंडीगढ़ में भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी हमारे साथी हैं अरिंदर जी, वो अपने साथियों को ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और भी हमारे साथी हैं, नम्मा बाइक टैक्सी एसोसिएशन है जो कर्नाटक में, उन्होंने वहाँ के जो सीएम है उनसे डिमांड की है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करके इस बाइक टैक्सी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। बाकी हमने सरकार टैक्सी में भी इन बाइक टैक्सियों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और सभी को रोजगार देने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। बाकी मेरे और साथी हैं वो भी अपना सुझाव देना चाहते होंगे, वो भी इस कमेंट में अपना सुझाव दें कि बाइक टैक्सी चलाने के लिए कौन सा एक बेहतर मॉडल होगा जो सरकार करे और जिससे सभी को रोजगार भी मिले। अच्छा, ये सहकारी टैक्सी ऐप जैसे कि आपने बताया दिसंबर में लॉन्च होने वाला है इसका ऐप, और वहीं से स्टार्टिंग भी इसकी हो जाएगी और 4 राज्यों में ये होगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो क्या इसमें स्टार्टिंग में ही सारे चालक जुड़ पाएंगे या फिर इसकी कोई लिमिटेशन लगाई गई है कि भाई स्टार्टिंग में इतने ड्राइवर जुड़ेंगे फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे? अभी तक इन्होंने 50-50 हर स्टेट से ड्राइवर लिए हैं जिसके नाम से ये रजिस्टर्ड हुआ है।
जब ये इसकी ऐप बन के आ जाएगी तो उसमें कोई लिमिट नहीं होगी। इसमें आप जितने भी साथी ड्राइवर हैं इसमें जुड़ सकते हैं। आपकी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी भी आपने इसको जुड़ने के लिए वो 5 शेयर खरीदने होंगे और एक मेंबरशिप फीस भी होगी शायद इसकी। वो कितनी होती है 50, तो वो अभी बोर्ड के मेंबर जब तय करेंगे उसके बाद आपको फाइनल होगा। पर शेयरिंग का प्रोसेस होगा, शेयरिंग का रेट क्या होगा, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो अभी निर्धारित किया जाएगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से कि इसमें कितना पैसा लगा है और कितना शेयर हमने आवंटित करना है। तो जो भी जुड़ना चाहता होगा वो शेयर शेयर खरीद के इसमें जुड़ सकता है। और कंडीशनें सबके लिए सेम होंगी। जो वो काम करेगा उसमें जो रेट मिलेगा वो सबके लिए निश्चित होगा। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम करोगे वो आपका ऊपर नीचे बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। जैसे ऑलरेडी कंपनियां करती हैं ना, वो डिमांड के हिसाब से रेट बढ़ा भी देती हैं और डिमांड ज्यादा हो जाए ड्राइवर की तो रेट घटा भी देती हैं। तो इसमें सहकारिता में अगर कोई भी रेट निर्धारित किया जाएगा वो सभी ड्राइवरों की वोटिंग से लिया जाएगा। और वोटिंग भी वो डिजिटल होगी, डिजिटल से आपके राय लिया जाएगा। आपकी राय के ऊपर बोर्ड मेंबर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जहाँ पे सबसे ज्यादा सहमति होगी, जिस रेट पे बढ़िया मॉडल पे काम होगा उस मॉडल पे काम करवाया जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है जैसे कि अभी जो कंपनियां हैं ये सर्ज चार्ज लगा देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पीक आवर है, पीक आवर में कुछ किराया अलग हो जाता है, कोई त्योहार आ गया तो किराया अलग हो जाता है, या कोई फंक्शन है कहीं पे कुछ इवेंट हो रहा है तो वहां जाना चाहते हैं लोग तो उसका मतलब किराया अलग अलग हो जाता है। तो इस सहकारी टैक्सी ऐप में ऐसा सर्ज चार्ज वाला सिस्टम नहीं रहेगा। जो भी किराया निर्धारित किया जाएगा वो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक बिल्कुल स्टेबल रहेगा। रात का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा किराया होता है वो शायद इसमें मिलता रहेगा। ऑलरेडी एसटी डिपार्टमेंट में पहले से इसके लिए पॉलिसियां बनी हुई हैं। रात के लिए 25% ऑलरेडी एक्स्ट्रा होता है। इसमें एक चीज हो सकती है जैसे फेस्टिवल में अगर कुछ ऐसा कुछ होगा, पर मेरे हिसाब से अभी तक इसका कोई फाइनल नहीं है। जो एसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो रेट निर्धारित होगा उसी रेट के ऊपर पहले से सरकार टैक्सी काम करने की कोशिश करेगी। फिर भी डिमांड सप्लाई को अगर प्रभावित करती है तो ड्राइवरों के साथ बात करके, ये नहीं भी अगर वो 5 लोग बैठे हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे, ये नहीं होगा। इसमें अब आपके काम को भी देखना है ना। देखिए हम अगर 25 रुपए किराया ले दें और कंपनियां 10 रुपए में सवारियां लेके जा रही हैं तो आपको पास एक सवारी भी ली है तो सबको जोड़ के करना भी क्या। तो सवारियां कैसे आए उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ड्राइवरों से इसकी जानकारी ली जाएगी, ड्राइवरों को इसकी जानकारी दी जाएगी, समझ बनाई जाएगी और उसके ऊपर एक वोटिंग सिस्टम होगा निर्धारण करने के लिए। सबको जागरूक रख के, देखिए अभी तक कंपनियां बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से सब कुछ करती हैं, और इसमें सबको बता के सब कुछ करके ही ये चीज की जाएगी जिससे ड्राइवर को पता तो होगा ना भी ये अगर रेट कम हुआ है तो किस वजह से हुआ है और ये रेट ज्यादा मिल रहा है तो किस वजह से मिल रहा है। यानी कि उनका शोषण होने से पहले इसके ऊपर चर्चा जरूर की जाएगी। इनका शोषण नहीं होगा क्योंकि ये सभी का खुद का है, मतलब एक बिजनेस है आपका। अच्छा, एक सवाल बस आखिरी में मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जयपुर में इन ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और 7-8 दिन तक हड़ताल चली। और अभी लखनऊ में राष्ट्रवादी यूनियन है वो भी ओला उबर रैपिडो के लिए आवाज उठा रही है, इनका विरोध कर रही है। और उन्होंने भी 1 जुलाई से हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि अगर ये कंपनियां इनकी मांगों को नहीं मानती हैं तो 1 जुलाई से लखनऊ के अंदर कोई भी ऐप अलाउड नहीं करेंगे, किसी भी ऐप पे कोई गाड़ी नहीं चलेगी, सबको हम बहिष्कार करेंगे सबका। तो क्या जब ये सहकारी टैक्सी ऐप आ जाएगा तो इन कमीशन खोर कंपनियों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा? क्या सहकारी टैक्सी ऐप इनसे कंपटीशन दे पाएगा इन कंपनियों को और इनको यहाँ से भगा पाएगा? हम्म। हम्म।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई। आखिरी में आप चालक भाइयों से कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, कुछ अपील करना चाहें तो कर सकते हैं, समय काफी हो चुका है। चलिए, सभी भाइयों से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि जो भी, अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं, चाहे आप ऑटो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, तो सभी को अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जो सरकार योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, वो ई श्रम कार्ड इसका बना होता है, उन्हीं को वो बेनिफिट देगी। जिनका ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ई श्रम कार्ड में आप जरूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ई श्रम कार्ड जरूर बनवाएं। साइबर कैफे पर जाकर आप 50 या 100 रुपए देकर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं ट्राई सिटी राइडर यूनियन चंडीगढ़ से साहिल जी, जिन्होंने आज सहकारी टैक्सी ऐप के बारे में हमें बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। अभी इस सहकारी टैक्सी ऐप में बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत से नियम कानून आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, समय समय पर इसकी अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। ये जो सहकारी टैक्सी ऐप आ रहा है, ये आपका अपना ऐप है, आप इससे जरूर जुड़ें और आप नौकर नहीं मालिक बने। तो चलिए दोस्तों, बहुत कुछ आपको जानने को मिला आज साहिल भाई से। तो साहिल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आपने समय दिया और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। चलिए, धन्यवाद। ओके।